फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। आज मैं नैंसी आप सभी के लिए साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आपके सभी के सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपसे कि ईस्ट है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिका या बहु कोशिका। आइए जानते हैं ईस्ट के बारे में कि ईस्ट क्या है। तो ईस्ट आपका एक यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक भी आपकी एक तरीके की कोशिका होती हैं। क्या होती हैं? कोशिका होती हैं। ये कुछ और नहीं है बल्कि ये कोशिकाएं हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कहा जाता है जिनमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है। क्या होता है? जिनमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कि इनमें केंद्रक कला के द्वारा केंद्रक घिरा रहता है। ये है आपका केंद्रक, ये है आपकी केंद्रक कला। ये क्या है? आपका केंद्रक। ठीक है, ये है आपकी केंद्रक कला। तो इनमें होता क्या है कि केंद्रक जो है आपके केंद्रक कला के द्वारा घिरा रहता है। यूकैरियोटिक के बारे में आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है कि आपके यूकैरियोटिक जो हैं आपकी यूकैरियोटिक में डीएनए व हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन। हिस्टोन क्या है मैं आप लोगों को बताई हूँ। हिस्टोन आपका एक तरीके का प्रोटीन होता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपकी पाई जाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आइए जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं आपकी किन किन जीवों में पाई जाती हैं। तो आपके विषाणु, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ मैं, इन सबको अच्छे से नोट करना है। विषाणु के अलावा आपके जीवाणु। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। विषाणु, जीवाणु, नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल। ठीक है, इनको छोड़कर ये जो हैं आपके जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी के सभी जंतु और पौधों में आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैंने क्या कहा कि विषाणु, जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी के सभी जंतु एवं पौधों में आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी कि आपकी विषाणु, जीवाणु, नील हरित शैवाल में यूकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आइए जानते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में कि प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर बताती हूँ कि आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक ज़्यादा कुछ नहीं है, स्पेशल नहीं है, बस यूकैरियोटिक का मतलब आपको याद रखना है कि कैरी करते हुए, यू को कैरी करते हुए यानी कि आपके केंद्रक को कैरी करते हुए। ऐसे मैंने याद रखा था यूकैरियोटिक यानी कि केंद्रक होगा, स्पष्ट केंद्रक होगा। प्रोकैरियोटिक में मैंने याद रखा, प्रोकैरियोटिक जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक भी आपकी एक तरीके की कोशिका ही होती हैं। प्रोकैरियोटिक में जो आपका केंद्रक होता है वो स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें डीएनए जो है आपके जो है गुणसूत्र के रूप में कार्य करते हैं। गुणसूत्र के रूप में कौन कार्य करेगा? डीएनए कार्य करेंगे। हिस्टोन तो नहीं है ना इसमें, हिस्टोन प्रोटीन आपके इसमें कार्य नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन जो प्रोटीन होता है ये आपका जो है गुणसूत्र के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है आपके प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं आइए जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में आपके आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, जितनी भी बैक्टीरिया हैं आपके ये सभी के सभी आपके प्रोकैरियोटिक में आते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है आपका ये आपका किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। और आपकी नील हरित शैवाल भी आपकी किस में आती हैं? ये भी आती हैं आपकी प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको दोनों के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में याद रखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मानिए चाहे नहीं, आप पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के, बहुत बार ये चीज़ें आती हैं आपकी। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बात आती है एक कोशिका की। तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक सेल से बना होता है, एक कोशिका से बना होता है, इनको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। कौन कौन होते हैं? अमीबा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना भी आपका एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप हुए, हम हुए। ठीक है, तो यानी कि मनुष्य जो है आपके सभी के सभी मनुष्य बहुकोशिकीय होते हैं। और आपका कुत्ता भी आपका जो है एक बहुकोशिकीय है और चीता भी आपकी बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, सारा समझ में आता है और वीडियो भी अच्छी लगती है तो लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। क्वेश्चन है आपसे कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपके डीएनए और आरएनए होते हैं
क्या क्या होते हैं आपके, एक तो होता है आपका डीएनए, एक होता है आपका आरएनए। ठीक है, तो आपके आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन, आपके डीएनए में एक थाइमिन उपस्थित रहता है जो कि आपके आरएनए में उपस्थित नहीं रहता है। आरएनए में आपके थाइमिन उपस्थित नहीं रहते हैं। तो आपके आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, अब आपको ये बताना है। आपको बता दें कि आपके जो एडमिन है और आपके यूरेसिल हैं और आपके जो हैं नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आपके जो ग्वानिन है और साइटोसिन है और आपके एडमिन है, ये तीनों आपके एडेनिन जी हैं जो आपके हैं, ये तीनों के तीनों आपके जो हैं दोनों ही डीएनए और आरएनए दोनों में उपस्थित रहते हैं। यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आपकी आरएनए कोशिकाओं में ही उपस्थित रहता है। मतलब आपके यूरेसिल जो हैं आपके जो हैं आरएनए में उपस्थित रहते हैं आपके डीएनए में थाइमिन के स्थान पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है यूरेसिल के बारे में। ठीक है, मैंने क्या कहा मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। आपके एक होते हैं डीएनए, ठीक है, एक होते हैं आपके आरएनए। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डीएनए में थाइमिन होता है जो कि आपके आरएनए में नहीं होता है। ठीक है, तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो क्या होता है, तो मैंने कहा कि थाइमिन में जो आपके थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल होता है। तो बाकी चीज़ें जो हैं आपकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में उपस्थित रहती हैं, लेकिन यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आपके आरएनए में उपस्थित रहता है। ठीक है, थाइमिन जो है आपके डीएनए में उपस्थित रहता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपसे कि बोट्यूलिज्म है। आपको बोट्यूलिज्म के बारे में बताना है कि बोट्यूलिज्म क्या है। ठीक है, पादपों के विषाणु के कारण रोग, ये विभिन्न होगा, विभिन्न जीवों का रोग, मनुष्य में परजीवी विषाणु द्वारा जनित रोग, एक प्रकार का भोजन का दूषण जो क्लोस्ट्रोडियम बोट्यूलिज्म जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। अब आपको ये चीज़ बतानी है कि आखिर बोट्यूलिज्म क्या है। तो आपको बता दें कि बोट्यूलिज्म जो होता है एक प्रकार का आपका डिसीज़ होता है। क्या होता है, डिसीज़ है ये। ठीक है, ये कैसा डिसीज़ है, ये आपका एक फूड पॉइजनिंग वाला डिसीज़ होता है। कैसा होता है, ये आपका फूड पॉइजनिंग वाला एक डिसीज़ होता है। कैसे होता है ये फूड पॉइजनिंग वाला डिसीज़, तो आइए जानते हैं। ये जो है आपका एक फूड बॉर्न डिसीज़ है बोट्यूलिज्म। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो है क्लोस्ट्रोडियम बोट्यूलिज्म नामक जीवाणु से होता है। जो आपके जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं आपके बैक्टीरिया, ठीक, ये जो बैक्टीरिया हैं आपके, ये बैक्टीरिया आपके जो हैं आपके जो होते हैं एक्सोटॉक्सिन जो है रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। ठीक, ये जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं, ये एक्सोटॉक्सिन्स बड़े ही खतरनाक होते हैं। ये आपकी जो होस्ट सेल होती है, होस्ट सेल को जो है ये नष्ट करते हैं या इनको जो है क्षति पहुंचाते हैं, इनको हानि पहुंचाते हैं, इनको डैमेज करते हैं। कौन, एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन कौन रिलीज करता है, तो आपके बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। यही बैक्टीरिया का कारण है जो आपके बोट्यूलिज्म है, बोट्यूलिज्म का कारण होता है क्लोस्ट्रोडियम बोट्यूलिज्म जीवाणु। इसी जीवाणु से आपका जो है एक्सोटॉक्सिन रिलीज होगा। एक्सोटॉक्सिन आपके होस्ट कोशिका जो है इनको क्षति पहुंचाते हैं, इनको डैमेज करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बोट्यूलिज्म क्या है। बोट्यूलिज्म एक प्रकार का भोजन का दूषण है जो क्लोस्ट्रोडियम बोट्यूलिज्म जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो सकती है या हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपके बोट्यूलिज्म के बारे में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है, जीवाणु, विषाणु, ईस्ट या माइकोप्लाज्मा। बताइए आप लोग। तो सबसे छोटा जो आपका जीव है वो होता है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा आपका सबसे छोटा जीव माना जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव, आपकी पृथ्वी जो है आपकी डियर पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन सा है, अब बताइए आप लोग कि कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला जीव, तो पृथ्वी पर सबसे पहला जो जीव माना जाता है वो आपकी आर्की बैक्टीरिया मानी जाती है। ठीक है, ये जो है आपकी आर्की बैक्टीरिया, ये आपकी पृथ्वी पर सबसे पहली जीव मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि साबूदाना। साबूदाना हम लोग फास्ट वगैरह में खाते हैं, जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो बहुत से लोग साबूदाना जो है कंज्यूम करते हैं। अब आपको बताना यही साबूदाना जो है आपकी किससे प्राप्त होता है, आवृत्त बीजी पादप से, साइकस से, पाइनस से, हरे शैवाल से। बताइए आप लोग कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है। तो आपको बता दें ये जो साबूदाना है, साबूदाना यानी कि सागो जो है ये साइकस से प्राप्त होता है। किससे, साइकस से प्राप्त होता है। इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। जो आपके साइकस होते हैं इनको कहा जाता है सागो पाम। अगर आपसे जीवन में कभी पूछा जाए कि सागो पाल्म कौन कौन से हैं, तो सागो पाल्म में आपके साइकस आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है,
आपके साइकस जो होते हैं इनको जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं और कौन कौन से जीवित जीवाश्म हैं और किन्हें हम जीवित जीवाश्म कहते हैं और आखिर क्यों इनको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो आपके जो साइकस हैं, जैसे आपका साइकस हुआ, साइकस के अलावा एक और है आपका गिंगो बाइलोबा। ठीक है, गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा को आप इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा भी आपका एक जीवित जीवाश्म है। और एक और है आपका स्फिनोडॉन, डॉन। ठीक है, डॉन 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 मूवी देखी होगी आप लोगों ने। ये तीन जो है आपके साइकस, गिंगो बाइलोबा, स्फिनोडॉन, ये तीनों ही आपके जो हैं जीवित जीवाश्म की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, होते तो और भी हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतने ही यहाँ पर याद रखना है क्योंकि यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो जीवित जीवाश्म है ये तीनों की तीनों। जीवित जीवाश्म किन्हें कहा जाता है ये भी जान लेते हैं। तो जीवित जीवाश्म आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका एक लंबा जियोग्राफिकल रिकॉर्ड होता है और जो अभी मृत नहीं है, अभी भी ये जीवित हैं, अभी भी ये पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसीलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। वैसे तो जीवाश्म ऐसी चीज़ों का कहा जाता है, आप लोगों को पता है, जो लाखों वर्ष पहले चट्टानों में दब गए होते हैं, लेकिन ये जीवित जीवाश्म है, इसीलिए नाम क्या आ गया इनका, जीवाश्म क्या आ गया, जीवित लगा है, क्योंकि ये अभी भी आपकी पृथ्वी पर विद्यमान है, ये मृत नहीं है। ठीक है, तो याद रखते हैं कि साइकस, गिंगो बाइलोबा, स्फिनोडॉन, ये तीनों के तीनों आपके जो हैं जीवित जीवाश्म है। वैसे डॉन कभी मरता नहीं है, डॉन जिंदा रहता है। ठीक है, तो डॉन के बारे में आप लोग याद रखना कि ये जो है आपके जीवित जीवाश्म है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका आवृत बीजी पादप नहीं है। तो पहले तो ये जान लेते हैं आवृत बीजी पादप होते क्या हैं। तो आवृत बीजी पादप उनको कहा जाता है जिनका बीज, मैंने क्या कहा, जिनका बीज फल के अंदर रहता है। जो आपके फल हैं, फल के अंदर जिनका बीज रहता है उनको कहा जाता है आपका आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप में आपके आते हैं, जैसे आप लोग आम को देखिए, सोचिए अब आप लोग आम को, आम का मौसम आ रहा है, अब आप लोग थोड़ा सा ललचाइए। ठीक है, आम जो है आपका, आम एक आवृत बीजी पादप है क्योंकि आम का जो बीज है इसके फल के अंदर होता है। गेहूं का जो बीज है वो आपके फल के अंदर होता है। धान भी आपका आवृत बीजी है। आपके कटहल, मेरा फेवरेट जो है कटहल भी जो है एक तरीके का आवृत बीजी है। और जामुन, ये भी मेरा फेवरेट है। जामुन आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, जैसे गांव में तो खूब अवेलेबल रहते हैं जामुन, और शहरों में तो देखने को ही नहीं मिलता, बहुत महंगा मिलता है और वहाँ पर कोई खाता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी, आम हुआ, गेहूँ हुआ, धान हुआ, कटहल हुआ, जामुन हुआ, ये सभी के सभी आपके आवृत बीजी पादप में आते हैं। आवृत बीजी में कौन आते हैं, मैंने आपको बताया, जिनका बीज फल के अंदर रहता है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि कोनेन जो है आपको सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। ये पहले याद रख लीजिए कि कोनेन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कोनेन प्राप्त होती है तो सिनकोना की छाल से। यह किस रोग के उपचार के लिए उपयोगी है, पीलिया, मलेरिया, टाइफाइड या उपरोक्त सभी। अब आप लोग बताइए कि ये किस रोग के उपचार के लिए आपकी उपयोगी होती है। ठीक है, तो कोनेन जो है आपकी, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, ये जो है आपके मलेरिया रोग के उपचार के लिए जो है आपकी उपयोगी होती है। इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। आप लोगों ने जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और आपने कुछ आनुवांशिक रोग भी पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़े होंगे। प्रोटोजोआ जनित रोग ही है आपका मलेरिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, आपका क्या है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अन्य प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं, तो आपका पायरिया हुआ, पायरिया भी आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। यदि आपने मेरे और भी वीडियोस देखे होंगे तो इनकी ट्रिक भी आप लोगों ने देखी होगी याद करने की, आप लोग और वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। पेचिस हुआ आपका, पेचिस भी आपके जो हैं एक तरीके के प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। एंड मलेरिया हुआ आपका, कालाजार भी आपका एक तरीके का प्रोटोजोआ जनित रोग है। और आपका निंद्रा रोग भी आपका प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि अधिकांशतः ईंधन के रूप में प्रयुक्त पौधा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा पौधा जो है ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं माई मोसोएडी, दामिनी, मालवेसी या फिर क्रूसीफेरम। बताना है आपको कि अधिकांशतः
किस पौधे का यूज़ ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में करते हैं, तो वो है आपका माइमोसियरी। ठीक है, आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। ये जो है आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली का एक जो है आपका पौधा होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से या कवक से। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहे होंगे। तो इन क्वेश्चन को यदि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट जरूर कर लिया करिए। कॉपी और पेन लेकर ही बैठा करिए। जब भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए। जो इंपॉर्टेंट लगे उसको जैसे ही लगे आपको कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये मुझे नहीं आता है पहले से, आप लोग उसको नोट जरूर करिए। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक क्लोरेलिन एक प्रकार जो है आपका प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है एंटीबायोटिक क्लोरेलिन? ये आपको प्राप्त होता है शैवाल से, इसीलिए ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्रावण ईस्ट द्वारा होता है जो फर्मेंटेशन के उत्तरदायी है, वह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ईस्ट द्वारा आपका जो है स्रावित होता है और जो फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी है, वह है इन्वर्टेज, लाइपेज, जाइमेज या एमाइलेज। तो जाइमेज जो एंजाइम होता है एक ऐसा एंजाइम है आपका जाइमेज जो कि आपके ईस्ट द्वारा आपका स्रावित होता है और इसका यूज जो है फर्मेंटेशन में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है? फर्मेंटेशन में आपका किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि मनुष्य का कवक जनित रोग है, यानी कि फंगल डिसीज के बारे में पूछा जा रहा है कि मनुष्य के कवक जनित रोग कौन सा है? पोलियो, कॉलेरा, तपेदिक, रिंगवर्म। अब आप लोग बताइए कि कौन सा मनुष्य का कवक जनित रोग है। तो आपको यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग सभी के सभी कवक जनित रोग याद रख सकते हैं चुटकियों में, और आप एग्जाम में सभी के सभी अपने जो आपके रोग हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई थी, मैंने ट्रिक बनाई थोड़ी सी फनी है, आप लोग हंस भी सकते हो, जहाँ पर भी उस जरूर हंसना बहुत ज़रूरी है। गंजे दामाद के फुट में खाज हो गई। एक तो दामाद गंजा भी था, ऊपर से उसके फुट में खाज भी हो गई। अब आप सोच सकते हो कि दामाद की हालत कितनी गंदी होगी। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर गंजे दामाद, ऐसे दामाद जी किसी को ना मिले, दामाद जी के फुट में खाज हुई। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। गंजे दामाद जी के फुट में खाज हुई। गंजे से याद रखना है आपको गंजापन, यानी कि गंजापन आपका एक तरीके का कवक जनित रोग है। दामाद में आप लोग देखिए दा बड़ा दा, माँ बड़ा माँ, दा छोटा दा। दामाद में आप लोगों को याद रखना है, बड़ा दा का मतलब होता है आपकी जो बड़ा दा लिखा है इसका मतलब है आपका दाद, और जो छोटा दा है आपका इसका मतलब है आपका दमा, यानी कि दाद और दमा दोनों ही कवक जनित रोग हैं। ठीक है, अब जी के को छोड़ दीजिए, जी के को वैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग लगता है इतना वास्ट सिलेबस है कौन पढ़ेगा, जी को छोड़िए, आप लोग गोली मारिए इसको। ठीक है, अब आता है आपका फुट। ये जो फुट है, फुट से आप लोग याद रखिए एथलीट फुट, एथलीट फुट आपको याद रखना है। ठीक, एथलीट फुट रोग जो है आपका एक तरीके का कवक जनित रोग होता है। अब मैं को छोड़ दीजिए, अब आता है आपका खाज। ठीक है, तो खाज भी आप एक तरीके का आपका जो है कवक जनित रोग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंजे दामाद जी हैं उनकी फुट में खाज हुई, इससे आपने पूरे कवक जनित रोग याद कर लिए। गंजे से याद रखना है गंजापन, दामाद से याद रखना है कि दाद और दमा, और जीके को छोड़ देना है, फुट से याद रखना है एथलीट फुट, और मैं खाज, तो मैं को छोड़ देना है, खाज का मतलब है यहाँ पर जो खाज होती है ये। ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है ना खाज, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सभी के सभी आपके कवक जनित रोग हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, जल्दी से याद भी हो जाएगी आप लोगों को। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, जैसे हम लोग ट्रिक लिख लेते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहती है क्योंकि हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोई भी सब्जेक्ट आप जो बनाते हैं, जैसे आपने साइंस की कॉपी अलग से बनाई होगी, ऐसे मैं उम्मीद कर रही हूँ आपसे कि आप लोगों ने एक साइंस की अलग कॉपी बनाई होगी। मानती हूँ कि आपने नहीं बनाई है, जिन लोगों ने नहीं बनाई है तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक पेज आप अपना बीच में ऐसा लीजिए, और जिन्होंने नई कॉपी बनाई हुई है तो पेज आगे छोड़े होंगे 2-4। मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी सब्जेक्ट बनाए, कॉपी बनाए तो आगे के कुछ पेज आप लोग छोड़ दें। मेरे हिसाब से तो 10 पेज छोड़ देने चाहिए। तो उन 10 पेजों में आपको यही चीज़ें लिखनी थी। एक पेज पे आपको सिर्फ जितनी ट्रिक आप बनाए उन ट्रिक को लिखना है। जैसे आप एक पेज लें, उस पर अपनी सारी ट्रिक को लिख लें। ठीक है, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने एक नई कॉपी बनाई थी साइंस की। अब मैं बताती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने साइंस की नई कॉपी नहीं बनाई है, ये किसी भी और चीज़ पर लिख रहे हैं। आप लोग एक पेज लीजिए, कोई सा भी, अलग से पेज नहीं लेना है,
फाड़ना नहीं है पेज को। फटा हुआ पेज हमारा न जाने कब गुम हो जाता, कहाँ गुम हो जाता, हम लोग ध्यान भी नहीं देते, कभी कभी उस पर बैठ के लैया खा लेते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। आप लोग कॉपी में ही एक पेज रखिए, ठीक है। कॉपी में ही जो पेज है उस पेज पर सभी की सभी आप अपने ट्रिक को लिखिए। ये ट्रिक है जो मैंने बताई थी, जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक बताई थी, इन सबको आप एक जगह कलेक्ट करके रखिए, ठीक है, इसी तरीके से। और रोग भी लिखिए ट्रिक के साथ, ये सब भी लिखिए कि गंजा से यहाँ गंजापन है, और आपके फुट से एथलीट फुट है, दामाद से दाद और दमा है, ठीक है। ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है आपकी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। इतना सारा मैं बोल देती हूँ। मनुष्य का जो कवक जनित रोग है इनमें से आप समझ गए होंगे। पोलियो तो नहीं है, कॉलेरा भी नहीं है, तपेदिक भी नहीं है, रिंगवार्म ही आपका एक ऐसा रोग है जो कि आपका जो है कवक जनित रोग है। रिंगवार्म को जो है खाज कहते हैं, खाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि फर्मेंटेशन के खोजकर्ता थे। फर्मेंटेशन के खोजकर्ता कौन थे? कैल्विन, बुकनर, ब्लैकमैन, पाश्चर। तो आप बताइए फर्मेंटेशन जो है यानी कि किण्वन होता है, उसके खोजकर्ता कौन थे? तो पहले तो फर्मेंटेशन के बारे में जान लेते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन आपकी एक ऐसी क्रिया होती है जो कि आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया होती है आपकी किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। होता क्या है फर्मेंटेशन में? तो फर्मेंटेशन में ग्लूकोज रूपी शर्करा, एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या किसी अन्य प्रकार के जो कार्बोनिक अम्ल हैं उनमें CO2 के उत्सर्जन के साथ परिवर्तन किया जाता है। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि आपके फर्मेंटेशन में आपकी जो है ग्लूकोज रूपी शर्करा जो होती है आपकी ग्लूकोज रूपी शर्करा, ठीक है, ग्लूकोज रूपी शर्करा, एल्कोहल या लैक्टिक एसिड, ठीक है, या किसी अन्य प्रकार के कार्बोनिक अम्ल में CO2 के उत्सर्जन के साथ परिवर्तन किया जाता है। ये होता है आपका किण्वन या फर्मेंटेशन जिसे आप कहते हैं। फर्मेंटेशन की जो खोज है आपके लुईस पास्चर ने की थी, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि भूमि में जल मूल रूम में प्रवेश करता है, यानी कि भूमि से जो जल है वो मूल रूम में प्रवेश करता है किस माध्यम से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, याद रखना है इस क्वेश्चन को। स्फीति दाब के कारण, चूषण दाब के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण या परासरण दाब के कारण। तो भूमि से जल मूल रूम में जो प्रवेश करता है वो चूषण दाब के कारण आपका जो है प्रवेश करता है। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है हरी रोशनी में, लाल रोशनी में, पीली रोशनी में या बैंगनी रोशनी में। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई आपके लाल रोशनी में होती है। किस में होती है? लाल रोशनी में होती है, इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। यानी कि लाल प्रकाश में सबसे अधिक जो है प्रकाश जो है संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण आपका किस रंग में होता है? याद रखना है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण हमारा होता है लाल प्रकाश में, ठीक है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो वो होता है आपके बैंगनी रंग में, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्या आप लोगों को एक चीज पता है कि आपके हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण किस तरीके का होता है? तो आपको बता दें, शायद ही आप लोगों ने कभी सुना हो, हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हरी रोशनी में क्या होता है? हरी रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होती, ठीक है। इसका तो खेला खत्म है पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और जाननी है, वो ये कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने प्रतिशत प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो 1 से 2%, मात्र 1 से 2% प्रकाश की ही आवश्यकता होती है आपके प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है DNA में, RNA में, ATP में या फिर संचित भोजन में। तो संचित भोजन यानी कि स्टोर्ड फूड में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में आपकी जो है एकत्रित की जाती है, याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है? क्लोरोप्लास्ट में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गाल्किकाय में। तो आपको बता दें कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हें पावर हाउस ऑफ आपकी कोशिका कहा जाता है, इनको जो है इनमें ही आपके जो है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसीलिए ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। अब आपको ये चीज़ बतानी है, ये जो ऊर्जा है वो आपके किस रूप में संचित होती है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ATP, ध्यान से सुनिए,
एटीपी के रूप में जो है आपकी होती है। एटीपी के रूप में आपकी जो है ऊर्जा ये होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, फॉस्फेट लिखा है ये, ठीक। अब बात आती है आपके केंद्रक की, तो आइए जानते हैं केंद्रक के बारे में थोड़ा सा। ये जो केंद्रक हैं, ये केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। इनकी खोज किन्होंने की थी? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जो है खोज की थी केंद्रक की, ठीक है। अब बात आती है आपके क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो आप लोगों ने कभी सुना है कि आपके क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है। किचन ऑफ प्लांट, जैसे आपके घर में किचन होती है ऐसे ही आपकी किचन होती है सेल में, तो किचन ऑफ प्लांट जो है आपका कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। अब रह गया आपका गाल्की काय। आइए जानते हैं गाल्की काय के बारे में। ये जो गाल्की काय है आपके सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही साथ यह सेल में पदार्थों के परिवहन में सहायक होते हैं। क्या किस में सहायक होते हैं? जो आपके पदार्थ होते हैं, पदार्थों के परिवहन में कौन सहायक होता है? तो वो सहायक होता है आपके गाल्की काय सहायक होते हैं। इन्हें अणुओं के यातायात प्रबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अणुओं के यातायात प्रबंध, ठीक, यातायात प्रबंध कहा जाता है आपके गाल्की काय को। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं गाल्की काय। जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के निर्माण में भी आपके सहायक होते हैं। इतनी चीज़ें आपको गाल्की काय के बारे में याद रखनी है कि गाल्की काय सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, आपके प्लांट जो सेल होती हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं। यह सेल में पदार्थों के परिवहन में सहायक होते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इन्हें अणुओं के यातायात प्रबंधन कहा जाता है और लाइसोसोम के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप लोगों ने जाना क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा गया? किचन ऑफ प्लांट कहा गया। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा गया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पावर हाउस पता ही है। और आपकी गाल्की काय को कहा गया अणुओं का यातायात प्रबंध, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निकास किस क्रिया से होता है? वाष्पोत्सर्जन, अंतःपरासरण, प्रकाश संश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। हालांकि आप लोग ये चीज़ कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया बस आपका, तो थोड़ा सा लग रहा होगा आपको। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इसीलिए मैंने शामिल किया है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो यानी कि CO2 होती है इसका अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। इसी ऑक्सीजन से हम लोग जिंदा हैं। इसी ऑक्सीजन का निकास जो है आपके करते हैं। तो ये किस क्रिया के माध्यम से करते हैं? क्या ये वाष्पोत्सर्जन से करते हैं? जी नहीं। अंतःपरासरण? नहीं, ऐसा तो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में होता है। जी हाँ, सही पकड़े आप, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? अब आपको बताना है कि जो आपकी कोशिका होती हैं इनमें भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्राना में, राइबोसोम में या कोशिका द्रव्य में? तो आपके कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है, आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो आप लोग गलत हैं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने सोचा कि माइटोकॉन्ड्रिया में, वो लोग गलत हैं। कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका में, कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करते हैं। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन वायरस जो है आपकी सभी चीज़ों को जो है वैसे तो संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपकी कुछ एक चीज़ है जो आपके जो ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से एक को संक्रमित नहीं करते। अब आपको उसका नाम बताना है। मज्जा, कॉर्टेक्स, फ्लोएम या तनाग्र। तो आपके तनाग्र यानी कि स्टेम जिसे आप कहते हैं, इसको आपके जो वायरस हैं ये संक्रमित नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जीवाणु की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जीवाणु जो होते हैं उनमें रोम जैसी संरचना होती है, उनको क्या कहा जाता है? सिलिंडरी, एट्रिक्स, क्लास्ट या फेलिजिला? तो फेलिजिला कहा जाता है जीवाणु की मूल रोम जैसी, आपकी जो रोम जैसी संरचना होती है, जीवाणु की मूल रोम नहीं, रोम जैसी संरचना होती है जीवाणु की, उसको कहा जाता है आपका फेलिजिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो जीवाणु होते हैं आपके वो पाए जाते हैं जलीय पादप में, अधिपादप में, परजीवी पादप में या फिर लेग्यूमिनस पौधों में। बताना है आपको कि आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु किसमें पाए जाते हैं। तो आपके लेग्यूमिनस पौधे जो होते हैं, लेग्यूमिनस पौधे, इन पौधों में
जो जड़ें हैं इन पौधों की जड़ों में आपके राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि राइजोबियम नामक जीवाणु आपके जो हैं पाए जाते हैं लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में, जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। कौन करते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस पौधों में आपके राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। अगले वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और वीडियो को आपने एंजॉय भी किया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। एंड इसी तरीके से बने रहिए 9th क्लासेस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।